इस यूनिट का नाम है गवर्नमेंट बजट। तो इसमें सबसे पहले मुद्दे की बात तो ये ध्यान रखनी है कि गवर्नमेंट बजट जो होता है ना बेसिकली सरकार का, उसमें सरकार अपनी जो भी रिसिप्ट्स हैं, है ना, ये कह सकते हो कि कहाँ कहाँ से पैसा आने वाला है, या जो भी खर्चे हैं, पेमेंट्स हैं, कहाँ कहाँ पैसा जाने वाला है ड्यूरिंग वन फिस्कल ईयर, वो सब रिकॉर्ड करता है कि एक साल में, अगले एक साल में कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ से पैसा जाएगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये ध्यान रखनी है कि ये जो रिसिप्ट्स और पेमेंट्स वो रिकॉर्ड करता है, बताओ क्रिश, ये एक्चुअल वाली होती है या एस्टिमेटेड वाली? हाँ, एस्टिमेटेड वाली होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बजट हम हमेशा भविष्य का बनाते हैं, आने वाले वर्ष का बनाते हैं, है ना, ये होता है गवर्नमेंट बजट। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, पॉइंट नंबर 1, कि आखिर गवर्नमेंट बजट बना क्यों रही है सरकार, उसको क्या ऐसी पड़ी है, उसके क्या उद्देश्य हैं सरकार के गवर्नमेंट बजट बनाने के। तो इस पर तुम्हें कुछ पता है क्रिश, सरकार के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? 3 तो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। हाँ, पहला है ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये है कि सरकार के पास जो भी रिसोर्सेज हैं, सरकार उन्हें रीएलोकेट करती है, मतलब दोबारा से लगाती है। अब मान लो क्लास में 5 बच्चे हैं, पहले बच्चे को मैंने 20 चॉकलेट दे दी, बाकियों को 1-1 चॉकलेट दी, तो गड़बड़ हो गई। तो मैं क्या करूँगा, उनसे कहूँगा कि भाई मेरे को ना प्लीज़ दोबारा से एलोकेट करना है, अब मैं सबको 3-3 दूंगा। तो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि सरकार भी देखो क्या चाहती है, इसमें मुद्दे का कीवर्ड बता रहा हूँ, सरकार इसमें बैलेंस बनाना चाहती है बिटवीन, हाँ मतलब रिच एंड पुअर नहीं, बिटवीन गोल्स ऑफ सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मतलब सरकार जो है कुछ स्कूल भी बनाएगी, लेकिन साथ ही साथ अपने मुनाफे का भी सोचेगी। तो उसका एक बैलेंस बनाना है सरकार को, तो वो अपने रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना चाहती है। ये गवर्नमेंट बजट का मेन उद्देश्य है। इसी तरह दूसरा उद्देश्य क्या है? हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, बिल्कुल सही। इसमें है वो अमीर गरीब का भेदभाव, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ या इनकम, कुछ भी कह सकते हो। तो इसमें सरकार का उद्देश्य क्या होता है? मेन कीवर्ड लिख देता हूँ। इसमें सरकार का उद्देश्य होता है कि सरकार रिड्यूस कर सके इनइक्वालिटी किसके बीच में? हाँ, रिच और पुअर के बीच में। ये सरकार का मेन उद्देश्य होता है। तो इसके लिए सरकार क्या करती है कि भाई रिच जो, हाँ, रिच पर तो ज़्यादा टैक्स लगा देगी, और गरीब लोग जो हैं उन्हें या तो सब्सिडी दे देगी या उनके लिए अलग अलग तरह की रिलीफ स्कीम्स निकाल देगी, भाई आपको हम रिलीफ देंगे, सब्सिडी देंगे, ये सब। तो ये सरकार का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। और तीसरा सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, कि भैया इकोनॉमी में स्थिरता बनी रहे। ऐसा ना हो कि पता चला इन्फ्लेशन ही होता गया, इन्फ्लेशन ही होता गया और लोग बेचारे परेशान हो गए। तो इसके कीवर्ड्स लिख देता हूँ कि इन्फ्लेशन हो या डिफ्लेशन हो, दोनों ही चीज़ों में सरकार कुछ कदम उठाती है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब वो क्या कदम होते हैं वो कल पढ़ाए थे। अगर इन्फ्लेशन के केस चल रहे होंगे तो टैक्स बढ़ा देगी, डिफ्लेशन चल रहा होगा तो टैक्स कम कर देगी, और सरकार इन्फ्लेशन चल रहा होगा तो अपने एक्सपेंडिचर क्या कर देगी? कम कर देगी। डिफ्लेशन चल रहा होगा तो अपने खर्चे क्या कर देगी? बढ़ा देगी। तो आमतौर पे सरकार इस तरह से काम करती है। बाकी कुछ और छुटमुंजे ऑब्जेक्टिव्स भी हैं, वो आप बस पढ़ के भूल सकते हो, मतलब उस पर ज़्यादा कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट चीज़ें आपसे नहीं पूछेगा। जैसे कि भैया सरकार का ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग पॉवर्टी, है ना, गरीबी कम करो, बेरोज़गारी कम करो, है ना, एट्सेट्रा। या मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज़, बहुत सारी सरकारी कंपनियां हैं जिनको आप PSUs कहते हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, तो उन सब कंपनियों को मैनेज करना वो भी सरकार का ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ, हमारी इकोनॉमी ग्रो करे, सरकार इस बात का भी ध्यान रखती है।
तो मतलब ये भी कुछ छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो सरकार ध्यान रखती है ना। तो ये हो गया जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। अब गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर या कंपोनेंट ये आपको पता होना चाहिए और इसी में परिभाषाएं भी आ जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कृष भाई, आओ इसे समझते हैं। तो सबसे पहले तो सरकार क्या करती है, अपने बजट के दो हिस्से करती है। क्या क्या? कैपिटल बजट और दूसरा रेवेन्यू बजट। ठीक है, अब अलर्ट हो जाना सारे ऑनलाइन वाले बच्चे, अब कुछ बातें पूछूंगा थोड़ी देर में, फिर बताना है। अब कैपिटल बजट के अंदर दो बातें हो सकती हैं। क्या क्या? एक हो सकती है कैपिटल रिसिप्ट, एक हो सकती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू बजट में भी दो बातें हो सकती हैं, एक हो सकता है रेवेन्यू रिसिप्ट और एक हो सकता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो शुरू से शुरू करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट किसे कहेंगे? तो कैपिटल रिसिप्ट हम कहते हैं जो चीज़ें या तो लायबिलिटी बढ़ाएं या एसेट कम करें, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल रिसिप्ट। और कैपिटल एक्सपेंडिचर किन्हें कहते हैं? जो चीज़ें या तो एसेट बढ़ाएं या लायबिलिटी कम करें, उन्हें हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट्स किन्हें कहेंगे? रेवेन्यू रिसिप्ट्स जिनसे ना तो लायबिलिटी बढ़े और ना ही एसेट कम हो, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसे बोलते हैं? जिनसे ना तो लायबिलिटी कम हो ना एसेट बढ़े, तो उन्हें बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये हो गई परिभाषा। ठीक है, अब कुछ उदाहरण बताने हैं आपको। जैसे कैपिटल रिसिप्ट से शुरू करते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का कोई एग्जांपल बताओ। वो तो बाद में करती है सरकार। वैसे कैपिटल रिसिप्ट का चलो एक एग्जांपल हो गया डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट तो मान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट है 100 रुपये, ऐसी कुछ भी फिगर लिख रहा हूँ, है ना। तो मान लेते हैं डिसइन्वेस्टमेंट है 100 रुपये की। फिर इसके बाद और कोई एग्जांपल कैपिटल रिसिप्ट का बताऊं? रिकवरी ऑफ लोन। हमने किसी को लोन दिया था और उसके पैसे हमें वापस मिल गए, तो ये हमारा एसेट कम हो गया। ये दोनों पॉइंट्स पता है क्या हैं? डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन। ये भी हमारा एसेट कम हो रहा है और ये भी हमारा एसेट कम हो रहा है। तो मान लो हमें 200 रुपये रिकवरी ऑफ लोन मिल गया। ठीक है ना, ये कैपिटल रिसिप्ट के कुछ एग्जाम्पल लिख लिए। अब चलो इसी तरह बताओ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट क्रिएट या लायबिलिटी कम हुई। अब मान लो सरकार ने सड़कें बनाई, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, तो ये क्या है? एसेट क्रिएट हो गया। तो मान लेते हैं सरकार ने 300 रुपये की रोड्स बनाई, है ना, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसके अलावा लायबिलिटी कम करने वाला कोई बताओ, जैसे इससे तो एसेट बढ़ रहा है। हाँ, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब हमने कहीं से लोन ले रखे थे, वो हमने वापस कर दिए, रीपेमेंट ऑफ लोन। मान लो 400 रुपये का लोन हमने वापस कर दिया, तो ये हो गया जी कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्कुल सही, बच्चों ने सही बताया। उसके बाद रेवेन्यू रिसिप्ट। अब रेवेन्यू रिसिप्ट जो होती हैं वो वैसे अपने आप में दो तरह की होती हैं। हाँ, एक होती है टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स कौन कौन सा होता है? एक होता है डायरेक्ट टैक्स, मान लो 50 रुपये डायरेक्ट टैक्स हैं। और दूसरा टैक्स कौन सा होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। तो मान लो 100 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो इन दोनों को बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू। इस पर अलग से चर्चा कर लेंगे। और कुछ होते हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू। नॉन टैक्स रेवेन्यू कौन से हो गए? एग्जाम्पल, हाँ, जैसे सरकार को एसचीट मिल गया, सरकार को कहीं से डिविडेंड मिल गया, सरकार को कोई स्पेशल असेसमेंट मिल गया, मतलब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मान लो हमने एसचीट लिख ली, तो सरकार को 50 रुपये की मान लेते हैं एसचीट मिल गई, तो ये सब क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट।
फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, छोटे छोटे खर्चे कोई सरकार के, जैसे सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी पे करी तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सरकार ने इंटरेस्ट पे करा, मान लो जो लोन लिया था 200 रुपये का, तो वो क्या है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो मतलब अल्टीमेटली सरकार का गवर्नमेंट बजट का कंपोनेंट इस तरह से चल रहा होता है। अब तैयार हो जाओ भाई, ऑनलाइन वाले चीते भी, क्रिश भाई तुम भी, ठीक है। अब सबसे पहले आपको ये बताना है टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर, वेरी गुड। तो बताओ वो कितने रुपए है, टोटल एक्सपेंडिचर कितने रुपए है। क्लास चलेगी निष्ठा दीदी 7 बजे तक मोटा मोटा, नहीं, हाँ कितने रुपए है, 1200, ओके। और टोटल रिसिप्ट्स का क्या फॉर्मूला है, कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो कैपिटल रिसिप्ट प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट बताओ कितने रुपए है, 500, ओके। पक्का भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे भी यही भेजें ना, तब बात सही होगी। 500 कैसे, 200 और 200 400 हो रहे, 500, ठीक है, ठीक है 500, चलो बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब देखो सबसे बड़ा खेल, अब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं 1200 और टोटल रिसिप्ट्स हैं 500, है ना। तो यहाँ से हम कहते हैं, एक टर्मिनोलॉजी ने जन्म ले लिया, क्या कहते हैं, बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट का एक फॉर्मूला बन गया टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो हमारा बजट में कितना डेफिसिट आ गया जी, 700 का। तो इसे क्या बोलते हैं, बजट डेफिसिट 700, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट। अब बताओ सरकार क्या करेगी, नाउ गवर्नमेंट विल, अब बजट में सरकार को पता है यार 700 रुपये की कमी है, हाँ वेरी गुड क्रिश भाई, ओपी। तो गवर्नमेंट जो करेगी, गवर्नमेंट विल बोरो 700 रुपये। अब गवर्नमेंट 700 रुपये बोरो करेगी टू कवर दिस, इस की भरपाई करेगी 700 रुपये। अब गवर्नमेंट 700 रुपये बोरो करेंगी, जिसको बोरोइंग्स कहते हैं बेसिकली, है ना, बोरोइंग्स हो गई 700 रुपये की, इसकी भरपाई करेगी। तो अब देखो क्रिश भाई, अब क्या होगा, जैसे ही सरकार बोरो करेगी ना 700 रुपये, तो ये फिर बोरोइंग्स आपकी कहाँ आएंगी, किस हेडिंग में चली जाएंगी, कैपिटल रिसिप्ट में, राइट। तो अब सरकार 700 रुपये की जब बोरोइंग करेगी तो इसने सरकार की लायबिलिटी को बढ़ा दिया और ये बन गई सरकार की बोरोइंग्स, विच कम्स अंडर द हेड कौन सा, कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है ना। तो मतलब ये मैं फिगर्स अब फाइनल लिख सकता हूँ। तो सरकार का अल्टीमेटली बजट कुछ इस तरह से नज़र आ रहा होगा, ये सरकार का कंप्लीट बजट बन गया। कैपिटल रिसिप्ट आ गए, कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गए, रेवेन्यू रिसिप्ट आ गए और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गए, है ना, ये हो गया नज़ारा। अब बजट डेफिसिट भी 3 टाइप का होता है, क्या क्या, पहला कौन सा होता है, रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला बताओ, रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो अगर हम अपने एग्जाम्पल में इसको सॉल्व करें तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना है हमारा, सबसे लास्ट में 500, और रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी है 200। तो मतलब हमारे एग्जाम्पल में रेवेन्यू डेफिसिट कितना आ जाएगा, 300 रुपये। फिर दूसरे तरह का डेफिसिट कौन सा होता है, फिस्कल डेफिसिट। उसका फॉर्मूला क्या होता है फिस्कल डेफिसिट का, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट्स, लेकिन ब्रैकेट में रिसिप्ट्स में क्या नहीं लेने, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स।
तो बोरोइंग्स को छोड़कर आपको टोटल रिसिप्ट्स लेनी है। तो टोटल एक्सपेंडिचर अगर हम अपने एग्जाम्पल में देखें तो हमारे एग्जाम्पल में टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं 1200, और टोटल रिसिप्ट्स लेनी है, लेकिन रिसिप्ट्स में ना ये बोरोइंग के 700 मत जोड़ना। तो 300, 400 और 500 है ना। तो इसका मतलब हमारे टोटल एक्सपेंडिचर हैं 1200 और टोटल रिसिप्ट्स में बोरोइंग मत जोड़ना, तो वो है 500। तो कितना आ गया फिस्कल डेफिसिट 700। तो आपको ये मज़ेदार बात तो पता ही होगी कि इसीलिए कहा भी जाता है कि फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज बोरोइंग्स ओनली। तो फिस्कल डेफिसिट जो ये 700 रुपये आ रहा है, ये बेसिकली यही सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी बोरोइंग 700 रुपये हैं। तो फिस्कल डेफिसिट सिग्निफाइज बोरोइंग्स ओनली, है ना मज़ेदार कहानी। और फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला पता है क्रिश भाई? फिस्कल डेफिसिट का दूसरा फॉर्मूला है बजट डेफिसिट नहीं प्लस बोरोइंग्स। बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स, ये एमसीक्यू में चलता है, फॉर्मूला ये याद रखना है। अब सरकार ने जब बोरो कर लिया उसके बाद बजट में कितना डेफिसिट है बोरो करने के बाद? बजट डेफिसिट ब्रैकेट में लिख देता हूँ, बोरो के बाद सरकार के बजट में कितना डेफिसिट था? मतलब जैसे यहाँ पे पहले डेफिसिट आया था, फिर सरकार ने 700 बोरो कर लिए थे, तो बोरो करते ही सरकार का मतलब अगर हम अब देखेंगे तो टोटल मैच कर रहा है, कोई डेफिसिट नहीं होगा, है ना। तो बोरो करने के बाद बजट डेफिसिट जो है वो हमेशा क्या ही होता है, ज़ीरो होता है। तो फिस्कल डेफिसिट का ये भी फॉर्मूला बन गया बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। तो ये भी आंसर देखो कितना ही निकलेगा 700। तो ये भी एक फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला है, यानी कि बजट डेफिसिट प्लस बोरोइंग्स। ये एमसीक्यू के लिए घर से याद करके जाना। और फिस्कल डेफिसिट का एक फॉर्मूला और है, वो तो बहुत ही कम बच्चों को पता होता है। वो क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस कैपिटल रिसिप्ट, लेकिन कैपिटल रिसिप्ट में क्या नहीं लेनी? बोरोइंग्स। तो जैसे हम अगर अपने एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे एग्जाम्पल में देखो रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, एक बार देखें हमारे एग्जाम्पल में रेवेन्यू डेफिसिट, ये देखो ये निकाल रखा नहीं, हमारे एग्जाम्पल में हमने निकाला था रेवेन्यू डेफिसिट 300। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर तुम बताओ देखकर कितने हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर? सेकंड कॉलम में है 300 और 400, 700 माइनस कैपिटल रिसिप्ट्स बतानी है लेकिन बोरोइंग को छोड़कर। तो कैपिटल रिसिप्ट्स देखो हमारे एग्जाम्पल में कितनी है, लेकिन बोरोइंग मत लेना इसमें, 300। तो अब देखो जादू कृष भाई, तो क्या आएगा आंसर? 700। तो भाई फिस्कल डेफिसिट जो है वो हमेशा बोरोइंग के बराबर ही निकलेगा, है ना। तो ये प्रूफ हो गई बात, लेकिन फॉर्मूले तीनों याद रखने हैं एमसीक्यू के लिए, हॉट क्वेश्चन के लिए, हर चीज़ के लिए, कि फिस्कल डेफिसिट 3 प्रकारों से निकाला जा सकता है। और तीसरा और आखिरी प्रकार जो होता है डेफिसिट का, वो होता है प्राइमरी डेफिसिट। वो बहुत सिंपल है, प्राइमरी डेफिसिट वो कैसे निकलता है? हाँ, क्योंकि वो फिस्कल डेफिसिट का ही एक्सटेंशन है, तो उसका फॉर्मूला हो गया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो फिस्कल डेफिसिट जैसे हमारे एग्जांपल में है 700 और इंटरेस्ट पेमेंट कितना कर रहे हैं हम, जैसे हमारे एग्जांपल में देखो इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं 200, तो इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दो 200, तो कितना आ जाएगा 500। तो हमारे एग्जांपल में प्राइमरी डेफिसिट आ गया 500। तो 3 टाइप के डेफिसिट बिल्कुल क्लियर हो गए ना अच्छे से, ये सब इनकी बारीकियां हैं, ठीक है, जो सब बच्चों को बिल्कुल ध्यान रखनी है अच्छे से।
अब इन डेफिसिट्स के बाद वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये पूछ लेता है आमतौर पे, किसी भी डेफिसिट का पूछ ले, सब में एक ही कहानी चिपकानी है कि इन डेफिसिट्स का इम्प्लीकेशन क्या है। ये पूछ सकता है आपसे कि भाई अगर डेफिसिट है, खर्चा ज़्यादा है कृष भाई, तो क्या दिक्कत है, होने दो, क्या सिग्निफाई कर रहा है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो एक तो ये सिग्निफाई करता है डिस सेविंग्स इन इकोनॉमी। देखो खर्चा ज़्यादा होने का मतलब क्या, कीन्स ने क्या समझाया था कल, आप सेविंग में से यूज़ कर रहे हो। तो अगर खर्चा ज़्यादा है, डेफिसिट है इकोनॉमी में, तो इसका मतलब ये डिस सेविंग्स दर्शा रहा है। तो पहला इम्प्लीकेशन हो गया डिस सेविंग्स इन इकोनॉमी। दूसरा इम्प्लीकेशन रीपेमेंट बर्डन। अब आपने बोरो करे ना 700 रुपये, सरकार ने बोरो करे 700 रुपये, तो सरकार पे बोझ आ गया। तो डेफिसिट हमेशा क्या इम्प्लाई करेगा, रीपेमेंट बर्डन। और लिखना हो तो ये भी लिख सकते हो कि ये दर्शा रहा है कि सरकार की जो अर्निंग्स हैं वो क्या हैं, इनसफिशिएंट। भाई तभी पैसों की कमी है, नहीं तो क्यों कमी होगी। और चौथा तो एग्जाम में चिपका के ही आना है, मतलब बिना इसके तो कुछ लिखना ही नहीं, क्या, डेट ट्रैप। हाँ, डेट ट्रैप लिख सकते हो। और एक है इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। हाँ, क्योंकि अब डेफिसिट है, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। अब सरकार खर्चा ज़्यादा करेगी तो इसका मतलब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होने का खतरा है, तो इट लीड्स टू इन्फ्लेशनरी सिचुएशन। और बाकी डेट ट्रैप भी अगर चिपकाना है तो चिपका सकते हो। मतलब बढ़िया पॉइंट्स हो गए आपके पास इम्प्लीकेशन को बताने के। तो रेवेन्यू डेफिसिट हो, फिस्कल डेफिसिट हो, ये आप चिपका सकते हो कि भैया ये इम्प्लीकेशंस हैं। फिर इम्प्लीकेशंस के बाद बच्चों जी वो पूछता है मेजर्स टू करेक्ट। लेकिन किसे करेक्ट करने के मेजर्स, रेवेन्यू डेफिसिट, कि आप रेवेन्यू डेफिसिट को कैसे करेक्ट कर सकते हो। वो उससे आपको 2 मेजर्स पूछेगा, इसमें 2 ही मेजर्स होते हैं मेनली। तो अगर आपके रेवेन्यू डेफिसिट ज़्यादा हैं कृष भाई, तो क्या करेंगे, बताओ जी ऑनलाइन के चीतो। रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए या करेक्ट करने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, टैक्स बढ़ा देना चाहिए। वेरी गुड, ताकि सरकार की इनकम बढ़े, है ना, वेरी गुड। और एक्सपेंडिचर क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए। तो सिंपल सी बात है ना, किसी भी आदमी को अगर आप, मान लो कोई आदमी आपके पास आके कह रहा है यार पैसे की कमी हो गई, तो क्या सलाह दोगे कि खर्चे कम कर और अपनी इनकम बढ़ा। तो बस हम सरकार को कह रहे हैं कि अपने टैक्सेस बढ़ाओ, है ना, टैक्सेस बढ़ाने का मतलब है रेवेन्यू बढ़ाओ। और क्या कम करो, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर्स, हाँ खर्चे कम करो। तो बस आपको 2 ही मेजर्स लिखने कि भैया सरकार को बोलो कि ये करें। और इसी तरह एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है, वो फिस्कल डेफिसिट के में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट को आप फाइनेंस कैसे करोगे। अब मान लो सरकार को पैसों की कमी पड़ी है ना, तो वो 700 रुपये लाए थे ना हम अभी हमारे एग्जाम्पल में बोरिंग, तो वो 700 रुपये कहाँ से लाओगे कृष भाई, मंदिर में पड़े हैं, कहाँ रखे हैं 700 रुपये। हाँ, तो बोरिंग्स करनी पड़ेंगी, या तो अपनी जनता से हाथ फैलाना पड़ेगा, या दादाजी प्लीज़ हमें पैसे दे दो, है ना। तो दादाजी थोड़े से नोट एक्स्ट्रा छाप के आपको देंगे। इसी बात को कहते थे कल जो सिखाया था, क्या, डेफिसिट फाइनेंसिंग। और या फिर दादाजी ने भी मना कर दिया, लोगों ने भी मना कर दिया, तो फिर हम अपना झोला लेके कहाँ पहुँचेंगे, फॉरेन में, वर्ल्ड बैंक के पास। तो बोरिंग्स फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो मतलब हमें अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए बोरो करना पड़ सकता है पैसा अलग अलग जगहों से। तो ये बेसिकली बन गया फाइनेंसिंग ऑफ फिस्कल डेफिसिट। बाकी अलग अलग डेफिसिट के डिफरेंस पूछ सकता है, वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, उसमें तो आपको बस फॉर्मूले लिखने हैं। तो यहाँ तक कहानी याद आ गई भाई। चलो अब बताऊंगा कृष आपको, क्या बताऊंगा कि ये जो गवर्नमेंट बजट में रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं, इनके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं।
भाई ये भी डिटेल पता होनी चाहिए कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट बजट में, ये कितने प्रकार के होते हैं। हाँ, तो एक होता है टैक्स रेवेन्यू, और दूसरे कौन से होते हैं, नॉन टैक्स रेवेन्यू। ये थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए। अब टैक्स रेवेन्यू जो है वो अपने आप में दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अब इनका मेन डिफरेंस आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इनमें मेन डिफरेंस क्या है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में। तो जैसे डायरेक्ट टैक्स जो होता है उसमें हम क्या कहते हैं कि लायबिलिटी टू पे, हाँ, एंड बर्डन फॉल्स ऑन सेम पर्सन। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, लायबिलिटी टू पे एंड बर्डन फॉल्स ऑन डिफरेंट पर्सन। दूसरी बात, ये कौन से नेचर के होते हैं, प्रोग्रेसिव, बिल्कुल सही। इनकम बढ़ेगी तो टैक्स ज़्यादा लगेगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कौन से नेचर के होते हैं, रिग्रेसिव, मतलब कि गरीब पर इसका बर्डन ज़्यादा पड़ेगा और अमीर पर कम। बाकी इसके एग्जांपल्स तो आप लिख ही लोगे, जैसे डायरेक्ट टैक्स का कौन सा हो गया, इनकम टैक्स, और इनडायरेक्ट टैक्स का हो गया जीएसटी। अच्छा, नॉन टैक्स रेवेन्यू में कौन कौन से आते हैं। अब सरकार को टैक्स के अलावा कहाँ से रेवेन्यू मिलता है, देखो अच्छा वाला, फीस एंड फाइन्स, है ना, या सरकार को अपना कहीं से डिविडेंड मिल गया, अपने कहीं पे निवेश कर रखा है, सरकार को अपनी पीएसयू कंपनियों से प्रॉफिट्स कमा लिए सरकार ने, सरकार को कहीं से एस्चीट मिल गया। एस्चीट का मतलब क्या होता है, हाँ, प्रॉपर्टी वाला। तो मान लेते हैं एक आदमी मर गया, अब इसकी प्रॉपर्टी थी, उसके आगे पीछे कोई रोने वाला है नहीं, तो ये प्रॉपर्टी फिर किसको ही मिल जाएगी, हाँ, लीगल हायर नहीं है तो सरकार को ही मिल जाएगी इसकी प्रॉपर्टी, तो इसको कह देते हैं एस्चीट। इसी तरह स्पेशल असेसमेंट, कि कोई डेवलपमेंट का काम सरकार ने करवाया और उस डेवलपमेंट के काम की वजह से वहाँ के प्रॉपर्टी ओनर्स जो हैं उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ गई, तो सरकार उनसे भी लमसम अमाउंट ले लेती है ना। तो ये भी सारी चीज़ें मतलब क्या हो जाती हैं, सरकार की नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाती है। बाकी दूसरा आपको ये पता होना चाहिए, कई बार वो आपसे ये पूछ सकता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू रिसिप्ट में डिफरेंस बताओ। तो किसी भी कैपिटल नेचर या किसी भी रेवेन्यू नेचर का अगर आपको डिफरेंस बताना हो तो क्या बताओगे, मतलब एक तो पॉइंट आप डेफिनेशन का लिख दोगे, भाई जो जिसकी है डेफिनेशन। उसके बाद दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो लिखना है वो ये कि ये जो होते हैं कैपिटल नेचर वाले, ये होते हैं नॉन रिकरिंग नेचर के, लेकिन रेवेन्यू वाले जो होते हैं वो कौन से नेचर के होते हैं, रिकरिंग नेचर के। और थर्ड ये लिख सकते हो कि कैपिटल जो होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, लॉन्ग टर्म के लिए, और रेवेन्यू वाले जो होते हैं इनका इम्पैक्ट क्या रहता है, शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी तो उदाहरण लिख सकते हो, यानी कि एग्जाम्पल्स, वो तो हाँ मान लो 4 का आ जाए, या अपना इम्प्रेशन झाड़ना हो तो एग्जाम्पल चिपका ही दो। तो मतलब ये रेवेन्यू और कैपिटल का डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है जी, तो गवर्नमेंट बजट में बिल्कुल क्लियर हो गया अच्छे से।